इसको तो मैंने बंद किया था ना। इसमें अब काम कर रहा था। अब इसी में सपोज करो सबसे ज़्यादा पावर क्या होती है, किसी भी टेस्टिंग टूल में मैन्युअली काम करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसको कस्टमाइज करने की बात आती है, जब लॉजिक यूज़ करने की बात आती है, तो वो टूल मुश्किल हो जाता है। तो उस टूल में क्या आता है कि पावर चाहिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो लेट्स से जैसे यहाँ पे हमें ऐड करना है कोई भी चीज़, ऐड ग्रूवी, तो ग्रूवी एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग है। तो था ग्रूवी में क्यों मिटाया, नाम दे सकते हो, इसका कहने का मतलब ये है नाम अपने हिसाब से दे सकते हो, कॉमन फंक्शन, ठीक है, स्पेक फाइल, जो मर्जी। तो ग्रूवी ऐसे हमने लिखा था कि ग्रूवी का इंटरफेस ओपन हो जाता है, तो यहाँ से आप ग्रूवी का कोड लिख सकते हो। और ग्रूवी इतनी मज़ेदार टूल है, मतलब लैंग्वेज है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ऐसी चीज़ है ये। और ऊप्स कॉन्सेप्ट पे भी चलती है, ट्रेडिशनल मॉडल पे भी चलती है, और फ्रेंडली बहुत है। फ्रेंडली का मतलब आपका मूड है लिखने का तो तब भी चलेगा, नहीं लिखने का मूड है तब भी चलेगा। मतलब एग्जांपल के लिए जैसे मान लो मैंने लिखा लॉग डॉट, थोड़ा बहुत छोटा लिख रहा है क्या, पढ़ ले रहे हो ना नेहा, तुम तो चश्मा लगाए हो यार, पावर बढ़ाओ। तो यहाँ से अगर ऐसी इशू आते हैं तो प्रेफरेंस में जाना चाहिए हमें, और प्रेफरेंस में जाके एडिटर सेटिंग में जाना चाहिए, और कहीं फॉन्ट वॉन्ट का ऑप्शन होगा, सेलेक्ट फॉन्ट, सॉरी मुझे भी कम दिख रहा है, और यहाँ से साइज में आके 16 चलेगा ना, 18 दे देते हैं, ओके। ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ से लेट से मुझे कोई चीज़ जैसे जावा जैसा प्रिंट करना है, तो जावा में क्या करते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाओ, क्लास बनाओ, फिर अंदर जाओ, मेल लिखो, फिर लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे सिंपल सा लिखना है लॉग डॉट इन्फो, ऐसे डबल कोट में डाल दो, हेलो नहीं लिखूंगा, ऑटोमेशन टेस्टर, सिंपल सा एक सिर्फ इतना लिखा और यहाँ से कर दिया, तो आउटपुट में प्रिंट हो गया ऑटोमेशन टेस्टर। कितना आसान लगा ना। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक काम कर सकते हो, ब्रैकेट भी लगा सकते हो, अब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भी टाइम है, सेमीकोलन भी लगा लो, तब भी ये मना नहीं करेगा। तो मैटर है, डिपेंड करता है टाइम कितना है, कैसे लिखने का मन है। अगर आपको 2 नंबर का एडिशन करना है, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू a प्लस बी और लॉग डॉट इन्फो। अब देखो यहाँ पे अब इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये फ्री टूल है। अब इसी को पैसा दे के रेडी एपीआई का लाइसेंस ले लो तो यहाँ इंटेलिजेंस भी चलेगा। तो इतना कमिटमेंट तो नहीं करना चाहिए ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे लोगे यार, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए छोटी चीज़ के लिए मैं नहीं चार्ज कर रहा हूँ, तो तुम कौन होते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सम इज इक्वल टू प्लस सी, वही जावा, ये जावा का भाई है। तो जो जावा के जितने सिंटैक्स हैं, जितने फंक्शंस आपने जावा में यूज़ किए हैं, 70% यहाँ यूज होने वाले हैं। तो जावा में आप मास्टर हो, तो यहाँ ग्रूवी अपने आप आ जाएगी। ग्रूवी इवन और बेटर आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि मूड के ऊपर है कम लिखना है कि ज़्यादा लिखना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपल सा 2 नंबर का एडिशन किया, तो रन किया, तो सम इज इक्वल टू 11 आ रहा है। अब यही चीज़ है, अगर आपके पास टाइम है, मूड है, तो इंट भी लगा सकते हो और सेमी कॉलन भी लिख सकते हो जावा जैसा। अगर आपको पूरा पूरा जावा में कोड लिखना है तो आराम से इंट, फ्लोट, कैरेक्टर और सेमी कॉलन प्रॉपर लिख के आप काम कर सकते हैं। अब मैंने पूरा जावा बना दिया। अगर हम स्ट्रिंग देना स्ट्रिंग उसमें डिफाइन करना जरूरी है, सीधे लिखो बस, उसमें भी ऐसे ही काम हो जाएगा। तो ये देखो ना, मैंने कहा कि ये इसमें पूरा का पूरा लिखा हमने, नहीं भी लिखा तब भी चल रहा है, टाइम है तो। अब एक में कॉलम दोगे, एक में नहीं दोगे, सेकंड कॉलम में नहीं चलता तो भाई चलेगा। देखो मैंने क्या यहाँ नहीं लगा, नहीं टाइम था मेरे पास, गलती हो गई, भूल गया, समझ जाता है ये, इसीलिए तो ये पॉपुलर है। लेकिन ग्रूवी लैंग्वेज का मतलब ग्रूवी स्क्रिप्टिंग में इसमें रिक्वायरमेंट इतना नहीं, कहीं पे नहीं लेता, लेकिन है तो अच्छी चीज़ ना। ग्रूवी देखो, ग्रूवी सबसे ज़्यादा यूज़ बेसिकली सॉफ्ट यूआई में ही होती है, और ग्रूवी स्क्रिप्टिंग हर जगह नहीं यूज़ होती।
मैक्सिमम अब और दूसरी चीज़, इसको रन होने के लिए आपका JVM चाहिए, तो जावा के ही प्लेटफॉर्म पे ये रन होता है। और इसको बनाया है किसने? अपाचे कंपनी का प्रोडक्ट है ये ग्रूवी। अपाचे समझ रहे हो ना, क्योंकि टॉमकैट उसने ही बनाया है एक तरीके से। तो वैसे इसलिए ये जावा का भाई है, जावा जैसा है। अगर किसी को ज़्यादा ऊप्स में नहीं घुसना है, जावा के डिटेल कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, सिर्फ अब मान लो हमें ऑटोमेशन यहाँ करना है, तो जावा हम ज़्यादा हमें जावा नहीं सीखनी है, हमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे छोटी छोटी सिर्फ यूटिलिटी बनानी है कि रैंडम वेरिएबल बन जाए, रैंडम ईमेल बन जाए, रैंडम डेटा जनरेट हो जाए, समथिंग कुछ ऐसे छोटे मोटे काम करने हैं। तो ऐसे काम के लिए ग्रूवी सबसे अच्छा है, तो इसलिए ग्रूवी का सपोर्ट है इसके पास। तो आगे चल के हम थोड़ा सा ग्रूवी डिटेल में बताएंगे आपको कि कैसे काम करना है। सिर्फ आपको अभी बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके हम इसको पावरफुल टूल, इवन अगर अच्छे से आपको ग्रूवी आती है, ये पैरामीटराइज भी अभी एक्सेल वाला मैं कर दूँगा पूरा ग्रूवी में कोड लिखा, नहीं चाहिए रेडी API लाइसेंस हमें, वो सारे के सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन लिखो ग्रूवी फिर तो लोग क्या सोचते हैं, लाइसेंस ही ले लो, और उसका भी लाइसेंस में नखरे इतने हैं कि ऑटोमेशन के लिए लोगे तो कम पैसा, अगर लोड वाला भी पार्ट लोगे तो और पैसा। तो इससे अच्छा कि मैं JMeter में ना जाऊँ, JMeter में भी ये सारे काम करेंगे, और JMeter में भी जावा यूज़ कर सकते हैं। तो जावा में हम फंक्शंस बना के डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हैं, और जावा आपको आती है तो आई वुड JMeter। इस ग्रुप में क्यों जाना, कंफ्यूज क्यों होना? तो डिपेंड करके सिचुएशन टू सिचुएशन जानना आपको सारी चीज़ें हैं। तो जानो सारा, इंटरव्यू क्रैक हो जाने के बाद अपना मूड है काम करने के लिए, जिसमें भी करना है। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना सारी चीज़ें। तो ठीक है, यहाँ तक डन हो गया। तो बेसिक SOAP UI आपको सब कुछ कल पता हो गया था। अब इसमें ग्रूवी में कैसे काम होता है और पैरामीटराइजेशन, तो ग्रूवी और पैरामीटराइजेशन ये दो चीज़ मैं रेडी API में बताऊंगा, क्योंकि वहीं पे पावर इसका दिखेगा। बट मैनुअल टेस्टिंग में भी ये सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है, तो जस्ट मैंने दिखाया, क्योंकि सारी चीज़ें कल आपने बाकी की चीज़ें करी, ठीक है। और उसमें XPath वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब रेडी API हम इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ग्रूवी और पूरा का पूरा ये आपका पैरामीटराइजेशन, प्रॉपर सूट, रिपोर्टिंग, हर एक चीज़ कवर कर लेंगे 1 घंटे के अंदर। तो अपना रेडी API 1 घंटे में डन हो जाएगा। और ग्रूवी जिस हिसाब से चल रहा है, जावा आपको पता है, तो इस हिसाब से मैं बताऊंगा, फटाफट लिखूंगा, समझ में आ गया, खत्म कहानी। ठीक है, डन। अब SOAP के बारे में समझ में आ गया, सब कुछ क्लियरिटी हो गई। SOAP में इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि अब सीधे ऑटोमेशन में अपने को घुसना है, क्योंकि मैनुअल इतना ही जान लो बहुत है, और टर्म्स जान लो मैनुअल के। तो मैनुअल टेस्टिंग का फील आ गया है ना, मुझे वो फील उतना ही लाना था। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, वो है रेस्ट। उसी के विजुअल में ऑलरेडी होती है सारी इन्फॉर्मेशन। इवन यही, अब विजुअल मैंने सपोज करो इंपोर्ट किया, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि विजुअल मैंने इंपोर्ट किया, अब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया। अब सीधे सीधे इस प्रोजेक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो ये दिख रहा है, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट करोगे तो सीधे सीधे XML फाइल बना के दे देगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन विजुअल की आ जाएगी। फिर किसी को देना तो XML फाइल इंपोर्ट करो, वो सारा फिर से आ गया उसके पास। तो चाहे XML ले लो चाहे विजुअल। अब ये कहो कि विजुअल तो अब बात करते हैं हम इसमें रेस्ट की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 90% मार्केट में अगर REST API यूज़ हो रहा है तो रेस्ट जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो रेस्ट में इंटरव्यू के बिहाफ से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं वो अपने को समझना है। तो रेस्ट का फुल फॉर्म हमने क्या बताया था आपको, वो मैंने नहीं लिखा, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो जैसे इसका नाम है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, इसका मतलब है कि इसके पास P नहीं लिखा है, मतलब प्रोटोकॉल नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कोई रूल नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, जैसे मर्जी वैसे यूज कर लो। तो सेम कॉन्सेप्ट रेस्ट का यही होता है कि इसको जैसा मर्जी वैसे यूज करो। ठीक है, तो रेस्ट API के बारे में अगर कोई पूछता है कि रेस्ट API क्या है, तो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर इसका फुल नेम है। और इसके अंदर कोई ऐसा रूल नहीं है, जैसे SOAP में कोई प्रोटोकॉल होता है कि डेटा हमें XML, रिक्वेस्ट हमारी XML में आएगी, आउटपुट XML में आएगा, HTTP प्रोटोकॉल में काम करेगा सिर्फ, ऐसा इसके साथ नहीं है। तो रेस्ट API जो है वो आपकी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। तो ये सारी API प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कहीं पे भी रन होती हैं। ठीक है, इसलिए भी ये पावरफुल है। दूसरी चीज़,
रेस्ट एपीआई के बारे में अगर और कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछता है तो लोग पूछते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, यूआरआई क्या होती है। ठीक है, तो इनके बारे में समझते हैं। तो रेस्ट के अंदर और ये किस किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो रेस्ट एपीआई जो है वो हमारी एक्सएमएल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जेसन को सपोर्ट करता है, वो लिखा तो था पहले, प्लेन टेक्स्ट को करता है, एचटीएमएल को करता है, ऐसे ब्ला ब्ला बहुत सारे चीज़ों को सपोर्ट। बिकॉज ऑफ इसकी प्रॉपर्टी की सबको सपोर्ट करता है इतने डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स को, जिसकी वजह से और ज़्यादा पॉपुलर है कि किसी का मर्जी एक्सएमएल नहीं यूज़ करना, जेसन यूज़ करना, क्योंकि आज के डेट में एक्सएमएल धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हर चीज़ ट्रांसफॉर्म किसमें हो रही है, जेसन में। तो जेसन का पावर आना जरूरी है। तो जब जेसन में चीज़ें आ रही हैं, सारी चीज़ें, सारी टेक्नोलॉजी माइग्रेट हो रही हैं, तो सॉप कौन यूज़ करेगा। तो धीरे धीरे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर आने की वजह से, जेसन आने की वजह से धीरे धीरे सॉप खत्म हो जाएगा, सारी रेस्ट पे आ जाएंगी और रेस्ट का ही फ्यूचर रहेगा अभी अगले कुछ सालों तक। तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पहले क्या हुई कि मल्टीपल टाइप के टेम्पलेट्स को सपोर्ट करता है, पहली फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। और दूसरा, इसके अंदर अब मेथड्स बहुत सारे होते हैं, जिस मेथड को बोलते हैं क्रूड ऑपरेशंस। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रेस्ट में क्रूड ऑपरेशंस क्या होते हैं। वाह नाइस, चलो आपको चॉकलेट आपको देना है सबको। तो इसका नाम बन गया क्रूड ऑपरेशन। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्रूड ऑपरेशंस क्या होता है रेस्ट में। तो इसका मतलब होता है CRUD। सी का मतलब क्या होता है, क्रिएट। आर का मतलब क्या होता है, यू का मतलब, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, अपडेट। इसको बोलते हैं क्रूड ऑपरेशन। अब क्रूड ऑपरेशन मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। अब लॉजिकली कोई भी सर्विस कॉल होगी तो डेटाबेस में जाके काम क्या करेगा, वो डाटाबेस में वही तो काम करेगा, क्योंकि अगर हर चीज़ डेटाबेस से ड्राइव हो रही है तो सारी एपीआई क्या करेगी, जाके कहीं ना कहीं डेटा इंसर्ट करेगी, अपडेट करेगी, इंसर्ट करेगी, डिलीट करेगी। यही 4 ऑपरेशन होने हैं बैंक में, और वही 4 ऑपरेशन किसके थ्रू होनी है, एपीआई के थ्रू नहीं होनी है। तो वही ऑपरेशन इसने बता दिया कि क्रूड ऑपरेशन। अब प्रॉब्लम क्या था सॉप में ये क्रूड ऑपरेशन करने का तरीका एक ही था कि उसमें सिर्फ पोस्ट मेथड चलती है। अब पोस्ट क्या होती है वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए मेथड जो होता है वो पोस्ट यूज होता है, रीड करने के लिए मेथड गेट यूज होता है, अपडेट करने के लिए मेथड पुट यूज होता है, और डिलीट करने के लिए तो डिलीट। इसके करेस्पॉन्डिंग क्रूड ऑपरेशंस में ये 4 आते हैं। तो ये सारे टाइप के मेथड को सपोर्ट करता है, जबकि सोप जो है सिर्फ पोस्ट को करता है। अब पोस्ट में, अब सपोज करो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि सिर्फ हमें एक रो का इंफॉर्मेशन फेच करना है, उसके लिए रिक्वेस्ट भेजना जरूरी है क्या, बड़ा काम हो गया ना हमारे लिए। और जबकि सॉप में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन निकालना है तो एक यूआरएल पास करो, हीट करो विदाउट एनी इंटरफेस, क्योंकि एचटीटीपी प्रोटोकॉल बेस्ड ये भी है। तो यूआरएल जाके एचटीटीपी का एक हीट करो, वो ऑपरेशन दे देगा वैल्यू। और इसके पास कोई ऐसा सिक्योरिटी लेयर एडिशनल नहीं होता जब तक कंटेनर अनलेस आप नहीं लगाओगे। ये ओपन होता है तो इसलिए इसको कनेक्ट करके डेटा रिट्राइव करना बहुत आसान होता है। तो इस क्रूड ऑपरेशन के बारे में जानते हैं, क्योंकि यही एक्चुअल रेस्ट में काम आता है। ठीक है, तो हमें यही क्रूड ऑपरेशन पूरा का पूरा परफॉर्म करना है रेस्ट एपीआई में, बट डिफरेंट सेटअप टेम्पलेट्स के साथ। तो कभी एक्सएमएल में डेटा हो, उससे हमें क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कभी जेसन में डेटा होगा, कभी एचटीएमएल, कभी प्लेन टेक्स्ट। उन्हीं चीज़ों को हमें इस क्रूड ऑपरेशंस में परफॉर्म करना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से नेट पे खोज लो कोई सैंपल रेस्ट एपीआई, ये कुछ तो दिया है, रेस्ट एपीआई एग्जांपल 299 पे करने जाऊंगा, फेक है रियल है, कितना अच्छा दिया। तो यहाँ पे देखो ये दिया ना, गेट पोस्ट पुट डिलीट। अब ये 4 ही काम होते हैं इसके अंदर। अब सिंपल सा, अगर एक रेस्ट एपीआई में एक रिकॉर्ड हमें फेच करना है या सारे रिकॉर्ड हमें फेच करना है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय दिया कि एम्प्लॉइज जस्ट एक यूआरएल है, इस यूआरएल को कॉपी करो और यहाँ पे जाके सिंपली, क्योंकि
जो ब्राउज़र पे जो परफॉर्म करते हो एक्शन, वो क्या होता है, वो भी एक HTTP रिक्वेस्ट होती है। तो HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है, क्योंकि HTTP डॉट हम लिखते हैं ना, www डॉट कोई भी URL, तो यहाँ से ये URL हमने पेस्ट किया और जैसे रन किया, अब देखो ये क्या करेगा, इंटरनेट कनेक्टेड है क्या, अब ये क्या किया, सारे एम्प्लॉई इस कंपनी के लिस्ट कर दिया। और किस फॉर्मेट में लिस्ट किया, ये जेसन होता है, तो जेसन फॉर्मेट में सारे एम्प्लॉय दे दिया। अब यहाँ से एम्प्लॉय आईडी क्या क्या है, देखो ध्यान से, 1 है, 24778 है, तो यहाँ पे /1 अगर हमने लगा दिया सिंपली, तो ये सिर्फ पहले एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। अब यूआरएल देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय ना होके ये एम्प्लॉय है सर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब एस हटा देना है और 1 जैसे पास करोगे, सिर्फ एक रिकॉर्ड दे दिया पहले एम्प्लॉय। तो अब रेस्ट में सोचो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि तुम्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना है, तो तुम्हें क्या पोस्ट रिक्वेस्ट पूरा का पूरा चलाना, एक्सएमएल फॉर्मेट पास करना जरूरी है। तो ये काम करने के लिए वहाँ ज़्यादा एफर्ट लग जाएगा, टेस्ट में भी, डेवलपमेंट करने के और इंटीग्रेट करने में भी। और यहाँ से अब मैं किसी बंदे को सिंपल सा बोलूँ कि एक रेस्ट एपीआई बनाऊँ, लेट्स से क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, बैंक है, लेकिन बैंक है तो सोर्स सिक्योरिटी चाहिए उसको, लेकिन अगर एक पल के लिए सोचो कि सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अगर मान लो ये बैंक का नाम डालते हैं और यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट कार्ड नंबर डालते तो उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाती, तो कितना आसान था ना। कौन नहीं इंटीग्रेट कर लेगा अपने अंदर, तो ये यही चाहिए सबको, फ्लेक्सिबिलिटी। जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कम एफर्ट में आउटपुट निकलेगा, वही लोग यूज करना शुरू करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही अब ये दोनों के दोनों गेट रिक्वेस्ट है, अगर लॉजिकली यहाँ पे देखो तो ये दोनों के दोनों गेट रिक्वेस्ट है, ये दोनों हमने रन किए। इस एम्प्लॉय सिर्फ किया, पूरी एम्प्लॉय आ गई, 1 पास किया तो एम्प्लॉय आईडी पास किया तो वो स्पेसिफिक आ गए। तो हमारी जनरली एग्जांपल ऐसे ही होंगे, या पूरा चाहिए या इसमें ये चाहिए, एक चाहिए। अगर बीच में कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो अपना लॉजिक बना लो। अनदर चीज, अब पोस्ट का मतलब क्या होता है, क्रिएट करना। अगर आपको क्रिएट करना है तो पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए। अब पोस्ट रिक्वेस्ट सिर्फ यूआरएल से काम नहीं बनेगा, क्योंकि पोस्ट में आपको डेटा पास करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें जब डेटा पास करना होगा तो सिर्फ ब्राउजर से काम नहीं बनेगा, तब हमें कोई टूल चाहिए, चाहे SOAP या पोस्टमैन। तो बेटर ऑप्शन कि लेट से अब इसको, अब यही जो हमारा होता है, इसको SOAP के केस में हम एंड पॉइंट बोलते हैं और यहाँ पे URI बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर। और इस के अंदर, रेस्ट के अंदर, ये सारी चीजें जो भी रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, यूआरएल है, हर एक चीज रिसोर्स है। हर एक चीज क्या है, रिसोर्स है। और ये पावरफुल इसलिए है कि ये कुछ भी पास करो, कुछ भी रिस्पॉन्स ले लो, कोड का कोड, पूरा जावा का जावा कोड पास कर दो, रिस्पॉन्स में एक्सपेक्टेड जावा कोड भी रिटर्न कर देगा, इतना पावरफुल है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपको चेक करना है कि फेसबुक हो गया या फिर आपकी पेटीएम हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, वो एपीआई यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, कौन सी एपीआई यूज़ कर रहे हैं, किस फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हैं, तो हालांकि वो इनक्रिप्टेड होती है, इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, बट आपको फिर भी मैं टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ कि पर्टिकुलर कैसे एपीआई हमें चेक करनी चाहिए। तो आपके इंटरनल ऑफिस में जब यूटी वगैरह इन्वायरमेंट में करोगे तो डिटेल में देखेंगे सारी एपीआई 1 by 1, बट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में नहीं दिखती जनरली, ठीक है। तो लेट्स से मैंने ओपन किया पेटीएम, तुम ले लो, कोई भी ले लो, क्योंकि सारे दुनिया में जितने भी पॉपुलर एप्लीकेशन है सब थ्रेड-टायर है, सब एपीआई बेस्ड है। इसको ओपन किया, अब यहाँ से F12 प्रेस करो, क्योंकि HTTP पे ही सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बाहर यहाँ से हमें, अभी तक आपने एलिमेंट यूज़ किया XPath के लिए, अब यहाँ पे ये सब भी तो सोचो कि ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो हर चीज़ के अपने काम है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बताया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है नेटवर्क, तो नेटवर्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब इसमें भी बहुत सारी टाइप की चीज़ें हैं। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट हीट करोगे, लेट्स से कि मैंने मोबाइल प्रीपेड पे क्लिक किया, तो ये देखो नीचे अब कितनी सारी एपीआईज कॉल होती हैं। इसको कैसे ऊपर ले जाऊँ, अच्छा ऊपर वाले को ऊपर ले जाऊँ, तो ये देखो बैकएंड में कितनी सारी एपीआईज कॉल हो रही है ना। अब अगर हमें इसमें फ़िल्टर करना हो कि रेस्ट एपीआई कितनी है, तो रेस्ट डाल के फ़िल्टर करो, तो हमें ऐसे नहीं दिखेंगी कि कौन कौन सी रेस्ट एपीआई है, क्योंकि वो ऐसे नहीं बताने देंगे। लेकिन अगर आप एपीआई को देखो तो ऐसे JS ये था, इसको क्लिक किया तो ये रिक्वेस्ट URL इसका ये था, गेट मेथड था, स्टेटस कोड 200 था, और यहीं से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
और रिस्पॉन्स आया, इसमें नहीं आया था। किसमें रिस्पॉन्स आया वो जाकर देख सकते हो। अब देखो इसमें रिस्पॉन्स था, ये जेसन फाइल पास हुई थी, तो इसने हेडर में रिक्वेस्ट गई होगी इसकी, तो रिक्वेस्ट हेडर है। तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट एक गेट मेथड था, तो आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ यूआरएल गया, बट रिस्पॉन्स क्या आया आप रिस्पॉन्स डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो। ये रिस्पॉन्स हमें वहाँ से रिसीव होगा। तो ऐसी सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी खुद कंसोल में भी देख सकते हैं चीज़ें यूआरएल पे। तो जब हम फ्रंट एंड टेस्टिंग कर रहे होते हैं, इवन चाहे मैनुअल टेस्टिंग ही कर रहे हैं, तो हर एक ऑपरेशन में बैक एंड में कौन सी एपीआई हिट हुई यहीं पे आ जाएगा। और एपीआई में मान लो फ्रंट एंड पे लॉगिन इनवैलिड बता रहा है, तो हमें चेक करना होगा कहीं एपीआई फेल है कि फ्रंट एंड एरर है। तो हम यहीं से कंसोल में जाके चेक करेंगे एपीआई का रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आया कि नहीं आया। एपीआई का रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आया, इट मीन्स एपीआई काम कर रही है, या फ्रंट एंड का कुछ एरर है। और अगर एपीआई ही इनवैलिड है तो हम रेज करेंगे कि एपीआई टीम का इशू है, फ्रंट एंड का इशू नहीं है। तो ऐसे हम चीज़ें ट्रीट करके चीज़ें करके हम टेस्टिंग करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग का मतलब। ठीक है, तो साथ के साथ रन करते जाओ और एपीआई चेक करते जाओ। ओके, तो ये सब मैं क्यों बता रहा था वैसे? तो चला ही नहीं, क्यों? रिस्पॉन्स तो होगा ही ना, रिस्पॉन्स तो होगा ही होगा। अगर कोई कोई एपीआई है, ये एपीआई नहीं है, ये वेरिएबल्स भी तो हो सकती हैं, और हो सकता है कि इनकी ज़रूरत भी ना हो, कॉल हो रही होगी, क्योंकि कंडीशंस होती हैं हर चीज़ की कि कब किसकी रिस्पॉन्स आना जरूरी है और कब किसका नहीं है। हो सकता है लॉगिन करने के बाद इन सबके रिस्पॉन्स आते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो कंडीशनल बेस्ड है, तो इसके हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमें फोकस ये करना है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एपीआई। अब जैसे ये एपीआई जेएस फाइल गई, पूरा का पूरा जेएस फाइल में रिस्पॉन्स आ गया, चलो देखो जो भी करना है, मतलब कुछ भी पास किया कुछ भी आ गया, इतना पावरफुल है ये। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि अब यही सारी टेस्टिंग, अब हमें सोप यूआई में अगर रेस्ट की टेस्टिंग करनी है तो हम क्या करेंगे। तो आपने गेट के लिए तो सिंपल सा, एक किसी टूल की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा ब्राउजर में जाके हिट करके हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अब पोस्ट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट, ये पोस्ट पुट और डिलीट, डिलीट भी आपको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यूआरएल से काम कर सकते हो। तो डिलीट के लिए भी जैसे मान लो यहाँ से एप्लीकेशन में जाओ और यहाँ से लेट्स से कि एम्प्लॉयज़ लगाया था हमने ना, एम्प्लॉय, अब तो डायरेक्ट क्लिक करोगे तब भी ये चल पड़ेगा, क्योंकि यूआरएल तो नेविगेट कर रहा है। तो अगर मान लो ये सारा चल रहा है, तो इसमें एक एम्प्लॉय आईडी मैंने ले लिया, लेट से जो सबसे ऊपर आ रहा है, इसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, तो डिलीट में सिंपली ये पास करना है, टू की जगह ये पास तो 2 की जगह अब 2 चलाएंगे तो ये डिलीट शायद ना कर पाए क्योंकि डाटा नहीं था। अगर आप डिलीट की जगह पे वो वाला डेटा पास कर दें, मेथड नॉट अलाउड, डिलीट करने का परमिशन बंद कर रखा है, क्योंकि ऐसे लोग डिलीट कर देंगे उसकी एपीआई को। ठीक है, तो परमिशन इसने बंद कर रखा है, तो यही चीज़ है। अब लेकिन यहाँ पे हमें स्टेटस कोड वगैरह नहीं पता चल रहा है, तो सिर्फ ये व्यू करने का ऑप्शन है, लेकिन जब टेस्टिंग हम करते हैं तो स्टेटस कोड बहुत मायने रखता है। तो चाहे मैनुअल टेस्टिंग हो या ऑटोमेशन टेस्टिंग हो, क्या एपीआई की रिस्पॉन्स है और रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड क्या है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता है कितने स्टेटस कोड होते हैं? सिर्फ आपने बोला कि 200 देखा, 4 ही होते हैं। हेलो सर। 3 देखते हैं, तीनों का काम क्या क्या है? हेलो। एरर है, इशू है, अच्छा 200 तो पास है। अच्छा, तुम सही बता रहे हाँ तो सीरीज है पूरा, 200 का सीरीज, 300 का सीरीज, 400 का सीरीज, 500 का सीरीज, और भी सीरीज है, 600 का भी है, नहीं सुना तो नहीं। 100 का भी है क्या होता है? वो तो 200 में ही आ जाएगा। अच्छा, मिलने के पहले, मैं पोस्ट रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली कौन है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपना सीरीज, तो स्टेटस कोड सब लोग याद करके रखो।
कि कौन सा स्टेटस कोड किस लिए है, तो स्टेटस कोड की वैल्यू बाद में समझ में आई, जिस दिन इंटरव्यू में पूछ लिया और नहीं बता पाए। तो इसलिए स्टेटस कोड, क्योंकि ये सारी चीज़ें पता होगी कि कौन सी सीरीज, जैसे एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन सी सीरीज किस लिए है, और इम्पोर्टेंट स्टेटस कोड पता होना चाहिए। 201 कब आता है? आई थिंक एरर आना चाहिए इसमें, बट प्रॉपर एरर आना चाहिए। क्योंकि 200 की सीरीज है तो सक्सेस है। नहीं वो सक्सेस तो रहेगा वो, हाँ, तो API विल बी सक्सेसफुल, बट जैसे मैंने गलत पासवर्ड डाला तो उसका एरर आना चाहिए, बट पीछे तो नहीं तो यही तो जानना है। वो नहीं आएगा ना। चलो छोड़ो, क्यों हम मजाक करें, अपने को काम करना है। तुम तो सीरियस ही हो गए। लो एक फाइल है, मैं दे देता हूँ आपको चैट पे, उसी में एंजॉय कर लो। सेलेनियम क्यों कर रहा है, आदत पड़ गई है। हाँ, नाम क्या है? रिस्पॉन्स कोड्स देखोगे बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा, लेकिन याद कर लेना, ठीक है? नहीं तो बार बार अगर यूज किया होगा, काम करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये है 1x की सीरीज। जूम यार 5:30 बजे। हाँ जी सर, कब तक हो अभी आप? हाँ कब तक हो आप? अरे हो ना, तब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी क्लास में हूँ। ठीक, चेक चाहिए पहले नहीं बस लीड करेंगे। चलो ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज आया 1x की सीरीज जो होती है इंफॉर्मेशनल के लिए यूज़ होती है, जैसे कि भाई ने बताया सही। तो कॉन्टिन्यूस स्विचिंग प्रोटोकॉल प्रोसेसिंग जो है